हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी एसएसटी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में ही चैप्टर के हमें द बिग क्वेश्चंस करके दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। यानी सिविलाइजेशन सभ्यताओं के बिगिनिंग से पहले ह्यूमंस जो होते थे वो अर्थ पे कैसे रहा करते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड ह्यूमंस कम्युनिकेट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। यानी जब राइटिंग स्किल इन्वेंट नहीं हुआ था, जब लोग लिखना नहीं जानते थे, तो वो कम्युनिकेट कैसे करते थे। थर्ड है, हाउ इज आर्कियोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। आर्कियोलॉजी जो है हमारे पास्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कैसे करता है। और फोर्थ में है, हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशंस इंटरेक्ट विथ ईच अदर। यानी जो पहले की सभ्यताएं थी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करती थी। इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स एंड ऑल्सो लर्नड अबाउट द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। यानी हमने पिछले सालों में पढ़ा है, बहुत सारे किंगडम्स और एम्पायर्स की हिस्ट्री को पढ़ा है, और उसके साथ साथ हमने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा है। हाउएवर द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी गोज बैक मच फर्दर। लेकिन इंसानियत की जो हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटी की जो हिस्ट्री है, वो बहुत ही सालों पुरानी है। इन दिस चैप्टर we will explore who our earliest ancestors were, when and where they evolved, what kinds of food they ate, how they lived and how they became what we are today। यानी इस चैप्टर में हम लोग यही समझने वाले हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो कैसे थे, कहाँ थे, किस टाइम में वो थे, और वो किस तरह का फूड खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, सब कुछ, जिससे कि हमें ये पता चले कि आज जो हम हैं उससे पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे रहते थे। द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इज अंडरस्टूड मेनली थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एज रिटन लैंग्वेजेस इमर्ज्ड एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब ह्यूमंस लिखना नहीं जानते थे, राइटिंग नहीं जानते थे, तो उस टाइम का हम लोग को पता कैसे चलता है कि भाई उस टाइम कौन कैसे रहते थे। तो इसका नॉर्मल आंसर है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जब राइटिंग डेवलप नहीं हुआ था तो हम इसी से पता करते थे कि वो सिविलाइजेशन कितना पुराना है, वो किस टाइप से रहते हैं, वो एडवांस्ड है या मॉडर्न है, क्या है। As written languages emerged at different times in different part of the world। क्योंकि जो written languages हैं वो काफ़ी बाद में आए थे, वो एक समय में ही पूरे वर्ल्ड में नहीं आ गए थे, डिफरेंट टाइम्स में वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में आए थे। One of the earliest known writing systems is associated with the Sindhu Saraswati, also known as the Indus Valley Civilization or the Harappan Civilization। यानी कि सबसे जो पुराना बोल सकते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट जो बोल सकते हैं राइटिंग सिस्टम्स में हमारा सिंधु सरस्वती का भी नाम आता है, जिसको नॉर्मली इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। राइटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स फाउंड ऑन एन ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स एंड पोट्री इंडिकेट दैट द हड़प्पन्स यूज्ड अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सील्स पे या पॉट्स पे जो भी राइटिंग्स होते हैं या इंग्रेविंग्स होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन्स जो थे वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ करते थे लिखने के लिए। यानी उसमें पिक्चर्स होते थे और भी सिंबल्स होते थे। हाउएवर इट हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड। यानी ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लोगों ने बहुत प्रयास किए बट कोई भी हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक नहीं पढ़ पाया है।
As a result, we still do not understand the Harappan script, also referred to as सिंधु लिपि. यानी हड़प्पन स्क्रिप्ट को ही सिंधु लिपि कहा जाता है. इसी की वजह से मतलब कोई पढ़ नहीं पाया, तो इसी की वजह से हमें अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट का कोई भी ज्ञान नहीं है और हम लोग उतने डिटेल में नहीं समझ पाए. अदर अर्ली राइटिंग सिस्टम्स इंक्लूड द cuneiform script of the Sumerians in Mesopotamia and the hieroglyphic script of ancient Egypt, both of which flourished along the same time as the Harappan civilization. हड़प्पन स्क्रिप्ट के अलावा क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो कि सुमेरियंस ने डेवलप किया था मेसोपोटामिया में है, और हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट जो है एशियन इजिप्ट का, ये दोनों भी सेम टाइम पे फ्लोरिश्ड हुए थे. जब हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड हुआ था तब ये दोनों सिविलाइजेशंस भी फ्लोरिश्ड हुए थे. Unlike the Harappan script, these scripts have deciphered and marked the beginning of the historical period about 5000 years ago. यानी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं है, लेकिन ये दोनों स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे ये पता चलता है कि हमारा जो हिस्टोरिकल पीरियड था उसका बिगनिंग 5000 साल पहले हुआ था. यू विल लर्न मोर अबाउट दैम लेटर इन द चैप्टर. यानी इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. अब है लेट्स एक्सप्लोर. ये हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑन ए सील है, यानी ये स्क्रिप्ट है हड़प्पन का जो कि एक सील पे है, ये आप देख सकते हैं. यू हैव स्टडीड अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट इन योर प्रीवियस ग्रेड्स. आप लोगों ने हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा ही होगा. ऑब्जर्व दिस सील केयरफुली एंड डिस्कस व्हाई द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड. यानी इसको आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली और बताना है कि ये अभी तक डेसिफर्ड क्यों नहीं हुआ, पहचान नहीं पाए, क्यों इसको पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं. ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेसिफर इट. और ये भी बताना है कि हमें क्या क्या करना होगा इसको पढ़ने के लिए. आप इसको करने के लिए अपने टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं. फ्रॉम अबाउट 400 BCE यानी 400 BCE से ए स्क्रिप्ट नोन एज ब्राह्मी was used in parts of southern India and in गंगा वैली नॉर्दर्न इंडिया. एक स्क्रिप्ट जानी जाती है ब्राह्मी नाम से जो कि साउदर्न इंडिया और गंगा वैली यानी नॉर्दर्न इंडिया में यूज़ होता था. इट वॉज लेटर फॉर्मलाइज्ड बाय द एम्पायर अशोका 3rd century BCE and कंटेम्प्ररी आयरन एज पीपल ऑल ओवर साउदर्न इंडिया. यानी इसको फॉर्मलाइज किया, यानी इसको के यूज़ को जो है कॉमन किया अशोका ने, और जो आयरन एज के पीपल थे, कंटेम्प्रेरी आयरन एज के जो पीपल थे, उन्होंने किया था साउथ इंडिया में. यू विल लर्न मोर अबाउट द जर्नी ऑफ स्क्रिप्ट्स इन हायर ग्रेड्स. आप ऐसे ही स्क्रिप्ट्स की जर्नी के बारे में कि वो कब आया, कैसे आया, कैसा था, वो आगे ग्रेड्स में पढ़ेंगे. ये देखिए, यही है ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन ए रेलिंग अराउंड द स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश. यानी ये सांची स्तूप है, वहाँ का इंस्क्रिप्शन है. द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर ह्यूमन हिस्ट्री. यानी राइटिंग से बिफोर में हमारा ह्यूमन हिस्ट्री कैसा था और आफ्टर में कैसा था. मेन जो रिसोर्स है रिकंस्ट्रक्शन के, वो राइटिंग से पहले कैसा था, राइटिंग के बाद में कैसा था, इन्हीं कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मोर देन 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड फ्रॉम अबाउट 3 million years ago टू 5000 years ago. यानी 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो राइटिंग से पहले का है. यानी उस टाइम में राइटिंग का इन्वेंशन बिल्कुल नहीं हुआ था. ये आपको टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, लगभग 3 million years से लेकर के 5000 तक में. आफ्टर का देखते हैं. लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड द लास्ट 5000 years इंक्लूडिंग द प्रेजेंट. यानी
1% से भी जो कम ह्यूमन हिस्ट्री है वो राइटिंग के इन्वेंशन के बाद हुआ था, और जो कि 5000 ईयर्स से लेकर के आज तक चला आ रहा है। मेन सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यानी रिकंस्ट्रक्शन का मेन सोर्सेस क्या है वो दिखते हैं। टूल्स, implements and other material objects made by humans artifacts are the major sources of reconstructing people's ways of living। यानी जो टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स थे, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स जो भी ह्यूमंस के थ्रू बनाए गए थे, यूज होते थे, वही मेजर सोर्स है रिकंस्ट्रक्शन का। आफ्टर में देखते हैं बोथ मटेरियल रिमेल्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आर सोर्सेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। मटेरियल रिमेन्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं दोनों ही सोर्सेज हैं रिकंस्ट्रक्टिंग के लिए, चाहे वो ह्यूमन की लाइफ हो या सोसाइटी। लाइव्स ऑफ द पीपल, इट इज़ जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ द पीपल। यानी राइटिंग के इन्वेंशन से पहले के लोगों का जो आइडियाज़ था और थॉट्स था ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में ना राइटिंग था ना कुछ, तो बस हम ऑब्जेक्ट से, आर्टिफैक्ट से और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से अनुमान लगाते हैं। आफ्टर में देखते हैं लिटरेचर रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स, इवेंट्स एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। यानी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, लिटरेचर है, उससे हमें उनके थॉट्स, इंफॉर्मेशन, नेम्स, इवेंट्स, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ, मैनी मोर, सब के बारे में पता चलता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, measurement of time is approximate, that is dating events and culture is only approximate। यानी बिफोर में जो था राइटिंग की इन्वेंशन से पहले, उसमें जो टाइम का मेजरमेंट था वो अनुमानित था। वो ये नहीं कह सकते भाई इसी टाइम पे हुआ था, ऐसा बोला जाता है कि अराउंड इतने से इतना हुआ होगा। डेटिंग ऑफ cultures and events become more relatively accurate because written documents mention specific dates of such events such as coronation, wars, etc। राइटिंग के इन्वेंशन के बाद ये ज़्यादा एक्यूरेटली हम बोल सकते हैं कि भाई कौन सा इवेंट कब हुआ था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो होता है मेंशन किया जाता है कि ये वॉर, ये टाइम, ये सिविलाइजेशन इससे इस टाइम के पीरियड के बीच हुआ था। वाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, हमें अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। सभी बच्चे बोलते हैं कि भाई, सभी नहीं एक्चुअली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई वो तो पास्ट है, पास्ट को सब बोलते हैं कि भूल जाना चाहिए, तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो ये इससे आपको आंसर मिलेगा। द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन काइंड बायोलॉजिकल एंड cultural evolution in relation to changes in climate and the environment। ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि कैसे कैसे हमारे जो ह्यूमन काइंड में हम लोगों में कैसे कैसे बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन आए थे, यानी क्या क्या चेंजेस आए थे, क्लाइमेट में कैसे चेंजेस आए थे, इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस आए थे, और जिससे हमें क्या फ़र्क पड़ा था। Biological evolution refers to the gradual physical and genetic changes through which our early ancestors, known as Australopithecines, Australis means southern and Pithecus is primates, evolved into modern beings called Homo sapiens। जो हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा जो फिजिकल चेंजेस कैसे हुआ है। हम लोग कुछ टाइम में ही बंदर से इंसान थोड़ी ना बन गए हैं। सब कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बंदर थे, तो इतने सालों का थोड़ा थोड़ा चेंजेस की वजह से आज हम लोग स्ट्रेट हैं, बंदर से बिल्कुल अलग है, अपने एंसेस्टर से बिल्कुल अलग हैं। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हमें फिजिकल और जेनेटिक चेंजेस के बारे में बताता है, जिससे हमें अपने अर्ली एंसेस्टर्स के बारे में भी पता चलता है। और हमारे अर्ली एंसेस्टर्स को एस्ट्रोलोफिटेंसिस कहा जाता है। इसमें एस्ट्रोलिस मीन्स साउदर्न, यानी साउदर्न होता है एस्ट्रोलिस का मतलब, और पिथेकस का मतलब होता है प्रीमेट्स। अगर कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड। evolved into modern human beings called Homo sapiens।
जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको होमो सेपियंस कहते हैं। यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में बस यही बताया जाता है कि पहले लोग कैसे थे, मॉडर्न में कैसे हैं, और ये चेंजेस है वो कैसे आ गया। कल्चरल एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमंस अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स ड्यूरिंग द क्वाटरनी पीरियड, द लास्ट 26 लाख ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट। कल्चरल एवोल्यूशन में हमें ये पता चलता है कि कैसे ह्यूमंस ने अपने जो चारों तरफ जो क्लाइमेट है, वेदर है, रिवर्स है, कैसे उसको अडेप्ट किया, और ये लास्ट 26 लाख ईयर्स तक का बात है, जो कि हमारे प्रेजेंट को भी इंक्लूड करता है। टू सर्वाइव द चेंजिंग क्लाइमेट एंड environmental conditions, humans develop tools, techniques, and other forms of technology to make use of natural resources। यानी हमारे जो environment conditions थे, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट था, उससे हम लोग अडेप्ट कैसे हुए, तो इसको करने के लिए ह्यूमंस ने काफ़ी टूल्स, टेक्निक्स और भी अदर टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया, जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो गई। इससे पीछे एक मैप है, वो भी बहुत ज़रूरी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैप है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। पोटेंशियल रूट्स ऑफ अर्ली होमो डिस्पर्सल क्या बताया गया है। ये जो मैप है इसमें अर्ली डिस्पर्सल ऑफ होमो एरिक्टस आउट ऑफ अफ्रीका, इसके बारे में बताया गया है। होमो एरिक्टस क्या होता है भाई, तो रिफर्स टू एन अपराइट एंड बिपेडल ह्यूमन एंसेस्टर्स। यानी वो हमारे ह्यूमन्स एंसेस्टर को कहा जाता है जो कि एकदम अपराइट थे, बिपेडल थे। होमिनिन्स आर अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स मॉडर्न ह्यूमन्स एंड आवर अर्ली ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स। होमिनिन्स एक ग्रुप है जो कि हमारे मॉडर्न ह्यूमन्स और अर्ली ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। ऑफ लाइफ चेंज्ड from hunting to gathering of to agriculture and food production। यानी टाइम के साथ साथ हमारे जीने का जो है तरीका भी चेंज हुआ है। पहले हम लोग हंटिंग करते थे, फिर गैदरिंग करते थे, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फूड प्रोडक्शन करने लगे। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड एंड मटेरियल गुड्स लेड द फाउंडेशन फॉर द इमरजेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यानी जब हम लोग फूड प्रोड्यूस करने लगे, मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने लगे, उसको स्टोर करने लगे, तब एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। तब हमारा जो फाउंडेशन था सिविलाइजेशन का वो हुआ, और जो पॉपुलेशन था वो भी इंक्रीज हुआ। इट इज़ जनरली अग्रीड दैट आवर अर्लीस्ट ancestors evolved and lived in Africa and began to move out of the continent around 2 million years ago। यानी जो ये माना जाता है कि जो हमारे सबसे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका के थे, अफ्रीका में रहते थे, फिर वहाँ से उस कॉन्टिनेंट से बाहर आ गए, तो कहीं और चले गए 2 मिलियन ईयर्स एगो। होमो इरेक्टस, an early human ancestor with stone tools such as hand axes and clevers, was the first hominin to exit Africa। यानी होमो इरेक्टस का भी आपने मीनिंग समझा। वो जो सबसे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, जो कि स्टोन टूल्स के साथ थे। यानी उनके पास हैंड एक्सेस होता था, क्लीवर्स होता था, और उन्हें फर्स्ट होमिनिन भी माना जाता है जिन्होंने अफ्रीका छोड़ा। These tools have been found in other parts of Asia and Europe, indicating their origin in Africa and their dispersion beyond the continent between 2 and 0.5 million years ago। यानी ये जो टूल्स थे वो एशिया में, यूरोप में और भी कई जगह मिले, जिससे ये पता चलता है कि इनका ओरिजिन अफ्रीका से होता है, और फिर ये अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैल गए 2 से लेकर के 0.5 मिलियन ईयर्स एगो में। Another major wave of movement out of Africa took place around 1,25,000 years ago। ये जो मेजर वेव मूवमेंट था अफ्रीका के बाहर, वो कब हुआ? वो हुआ
1,25,000 साल पहले। दिस एग्जिट वॉज एसोसिएटेड विद द अर्ली होमो सेपियंस ourselves modern humans who also evolved in Africa around 3 lakh years ago and are now spread all over the earth। ये जो एग्जिट है अफ्रीका से, वो हमारे अर्ली होमोसेपियन से भी एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि वो पहले अफ्रीका में थे, फिर कुछ कारणों की वजह से, मजबूरियों की वजह से वो पूरे अर्थ पे फैल गए, इसीलिए उन्हें हमारा एंसेस्टर्स माना जाता है। थिंक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अर्ली ह्यूमंस लेफ्ट अफ्रीका टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स? आपको क्या लगता है, क्यों अफ्रीका से जो अर्ली ह्यूमंस थे वो बाहर क्यों चले गए, माइग्रेट क्यों कर गए दूसरे रीजन्स में? तो भाई इसका इजी आंसर हो सकता है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्लाइमेट चेंजेस हुए होंगे, हार्श क्लाइमेट चेंजेस, जिसकी वजह से वो वहाँ रहना कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे। हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स? हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में क्या जानते हैं? इस फिगर में देख लीजिए, पहले 4.5 फिगर है और इसमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन दिखाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर early human sites to uncover clues such as tools, bones and other objects left behind our early ancestors। यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे ह्यूमन साइट्स पे जाते हैं जहाँ पे उनको अलग अलग तरह के क्लूज मिलते हैं, जिनको वो रिसर्च करते हैं, उनसे पता करते हैं, जैसे टूल्स हो गए, बोन्स हो गए और भी अदर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू छूट गया है। Each clue helps them to build a picture of how people lived long ago। जितने भी क्लूज मिलते हैं उससे उन को संग रख के पिक्चर बनाने में सहायता मिलती है कि भाई कैसे पहले के लोग रहा करते थे। To better understand these clues, archaeologists also experiment by making and using similar tools। इसको समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसे ही टूल्स को बनाने का, उसको यूज़ करने का। This helps them learn how early humans created, used and depended on these objects in their daily lives। इससे इन्हें पता चलता है कि कैसे उन्होंने इसका यूज़ किया और कैसे वो इस पर डिपेंड थे, क्रिएट कैसे किए और डेली लाइफ इससे कैसे चलाते थे। हु वेयर आवर ह्यूमन एंसेस्टर्स? हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ह्यूमन एंसेस्टर्स, वो कौन थे? द अर्लीस्ट human settlements were found in Africa, Asia and Europe and together they constitute what we today call the old world। यानी जो अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स जो था वो अफ्रीका में पाया गया था, एशिया में पाया गया था और यूरोप में भी पाया गया था, जिसको साथ रख के हम लोग आज बता पाते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड कैसा था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स coexisted at this time and it was around 3.3 million years ago। यानी एक समय में हमारे काफ़ी सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स अलग अलग जगह पे रहते थे, जो कि अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स अगो के बारे में बताया गया है। That one of these ancestors made the earliest stone tools। यानी इन्हीं में से एक ह्यूमन एंसेस्टर जो थे उन्होंने अर्लीस्ट स्टोन टूल को बनाया। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर एज अपोज टू द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स हु डू नॉट पोजेस द कॉग्निटिव एबिलिटी टू मेक सच टूल्स। इसी से हमारे ह्यूमन बिहेवियर का माना जाता है बिगिनिंग हुआ था, क्योंकि ये जो टूल्स बनाना था वो एनिमल्स नहीं कर पाते थे और यही चीज़ उन लोगों को एनिमल्स से डिफरेंट बनाता था। Thus, human beings came to be known as hominins और टूल मेकर्स। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को होमिनिन्स यानी टूल मेकर्स भी माना जाता था। The tools they created are sometimes called extracorporeal limbs because they functioned as extensions of the human body, helping people perform tasks they could not accomplish with their hands alone। ये जो टूल्स उन्होंने बनाए थे उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल भी कहा जाता था, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन की तरह होते थे और ऐसे काम करते थे जो हमारे हाथ यानी हम खुद हमारा बॉडी अकेले ना कर सके।
यानी उसमें मस्तिष्क का भी उपयोग होगा और इससे हम काफ़ी सारे डिफरेंट टास्क भी कर सकते थे। जैसे कि हमारा फ़ोन, यानी हम जो भी सोचते हैं वो हम अपने फ़ोन में कर लेते हैं और इसमें हमारे बॉडी का बहुत ही कम यूज़ होता है। Humans made these tools, used them and discarded them when they wore out. Humans ने ऐसे टूल्स को बनाया, उनको यूज़ किया और उनको डिस्कार्ड कर दिया जब वो वोर आउट हो गए, जब वो ख़राब हो गए। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है ओल्ड वर्ड। Geographical area of the oldest human settlements of the earliest Paleolithic period, यानी ये वो जोग्राफिकल एरिया था जहाँ पे ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स हुआ करते थे, यानी अर्लीस्ट पैलियोलिथिक पीरियड के लोग वहाँ रहते थे। ओवर टाइम दिस डिस्कार्डेड टूल्स गॉट ब्यूरिड इन द अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड वर लेटर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, यानी जब उसको फेंक दिया जाता था, जब उसका यूज़ नहीं होता था तो वो काफ़ी लेयर्स के बीच दब जाता था अर्थ के सॉइल के, और वो बाद में आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू वापस पाया जाता था और उस पर रिसर्च होता था, होता है। In the same way, the remains of some of our early ancestors were buried deep underground. यानी इसी तरह से और भी जो चीज़ें थी हमारे अर्ली एंसेस्टर्स की, जो रिमेन्स थे वो नीचे ग्राउंड में दब गए। एंड ओवर thousands और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स टर्न इनटू फॉसिल्स, और हज़ारों लाखों सालों के बाद वो फॉसिल्स में चेंज हो गए। फॉसिल्स क्या होता है देखते हैं। फॉसिल द प्रिजर्व्ड रिमेन ट्रेसेस और impressions of plants, animals or human from the distant past. Fossils form when these remains get buried under layers of earth and slowly turn into stone over thousands or millions of years. यानी जो फॉसिल होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, चाहे प्लांट के हो, एनिमल्स के हो, ट्रेसेस जो होते हैं, अगर ग्राउंड में अगर ब्यूरिड हो जाए तो काफ़ी लंबे समय के बाद अर्थ के लेयर की वजह से स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्लोली प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। 1000 मिलियन ईयर्स पे वो स्टोन में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ सच टूल्स एंड फॉसिल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ एविडेंस दैट हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट reconstruct human history and understand how our ancestors lived. यानी ऐसे ही टूल्स का डिस्कवरी और फॉसिल्स के डिस्कवरी को मेजर सोर्सेज माना जाता है एविडेंसेस का। जैसे कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपने माइंड में कंस्ट्रक्शन करते हैं कि कैसे ह्यूमन हिस्ट्री रहा होगा, कैसे हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे। इट इज़ थ्रू सच फाइंडिंग्स दैट वी नो दैट द होमो हैबिलिस हैंडीमैन लिव्ड इन अफ्रीका। इन्हीं फाइंडिंग्स की वजह से हमें पता चला है कि होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन जो होते हैं वो अफ्रीका में रहते थे, स्पेशली इन द ओल्ड्यूवाई चॉर्च इन तंजानिया एंड केन्या। ये जगह का नाम है, स्पेशली यहाँ पे वो रहते थे। आई थिंक हैंडीमैन का यहाँ मतलब है जो अपने हाथों में टूल्स लेके चलते थे, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। एज नोटेड अर्लियर, देयर सक्सेसर्स होमो erectus, the inventors of hand axes and cleavers, were among the first to migrate out Africa and gradually spread in the Europe and Asia. पहले भी हम लोग देखे हैं कि जो होमो इरेक्टस जो थे वो सक्सेसर्स थे इन लोगों के, और इन्होंने ही हैंड एक्सेस और क्लेवर्स को बनाया था, और ये पहले ह्यूमंस थे जो कि अफ्रीका से माइग्रेट किए थे और फिर यूरोप और एशिया में फैल गए थे। While all human ancestors were tool makers, it was Homo sapiens that developed complex technologies. जब जो सारे ancestors जो थे हमारे वो टूल मेकर्स थे, तब होमो सेपियंस थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया। अब ये जो हैं ह्यूमन स्कल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट हमारे एंसेस्टर्स जो ए है होमो हेबिलिस लिव्ड इन
Olduvai George, Tanzania and Kenya 2 to 6 million years ago made copper stone tools. यानी जो ये स्कल है वो है होमो हेबिलिस का, जो कि टेंजेनिया और केनिया में रहते थे 2 से 6 मिलियन ईयर्स अगो, और वो कॉपर और स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, बनाते थे। ये बी है होमो इरेक्टस का, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे रिफ्ट वैली के पास 2 मिलियन ईयर्स अगो, और ये हैंड एक्सेस और क्लीवर्स बनाया करते थे। होमो निएंडरथैलेसिस जो है वो सी में हमारे स्कल में दिखाया गया है। ये यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया में रहते थे 40,000 साल पहले, और वो मिडल पैलियोलिथिक फ्लेक टूल्स बनाते थे। लिविंग ह्यूमंस और होमो सेपियंस आर द ओनली ह्यूमन स्पीसीज लिविंग टुडे ऑन अर्थ। यानी लिविंग ह्यूमंस है या ह्यूमंस, यानी डी का जो स्कल है वो लिविंग ह्यूमंस को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि वो ऐसे ओनली स्पीसीज है जो आज तक दुनिया में रह रहे हैं। ये स्कल्स के पिक्चर जो हैं वो एवोल्यूशन सीक्वेंस को शो कर रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर। लेट अस ऑब्जर्व द इमेजेस गिवन above and answer the following questions. Do you notice any changes in shape and features of the skulls across different ancestors? यानी आपको ये बताना है कि जो पीछे आपने 4 स्कल्स के इमेजेस देखे हैं उसमें आपने कोई भी चेंज जो कि शेप से रिलेटेड या फीचर से रिलेटेड आपने ऑब्जर्व किया, उसका कारण क्या है। कैन यू ऑब्जर्व अ ग्रेजुअल स्ट्रेटनिंग ऑफ द फेस। क्या आप ये देख रहे हैं कि जो ग्रेजुअली जो है फेस स्ट्रेटन हो रहा है। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री is divided into distinct periods based on technological progress such as the development and use of tools and the beginning of agriculture and changes in human lifestyle and settlement patterns. हर जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के बेसिस पे, यानी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे टूल्स यूज़ हुए थे पहले, कैसे अब हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के बिगनिंग के बेसिस पे, और ह्यूमन लाइफस्टाइल सेटलमेंट पैटर्न्स जो होते हैं उनके चेंजेस के बेसिस पे। वी विल एक्सप्लोर दिस स्टेजेस इन दिस चैप्टर। हम लोग इन स्टेजेस को है इस चैप्टर में कवर करेंगे, देखेंगे। पहला है हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल, यूज़ ऑफ सिंपल टूल्स। ये कब होता था, पैलियोलिथिक में था जो हंटिंग गैदरिंग होता था और सिंपल टूल्स यूज़ करते थे लोग। फिर है शिफ्ट टू फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड यूज़ ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। ये न्यूलिथिक में होता था कि हंटिंग और गैदरिंग से शिफ्ट होके वो लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए, और उसमें ज़्यादा पॉलिश्ड टूल्स का यूज़ होता था। डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज मेटलर्जी, मिक्सिंग कॉपर एंड टीन टू मेक ब्रॉन्ज, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड टाउन्स एंड अर्ली सिविलाइजेशंस। यानी इसमें जो ब्रॉन्ज के मेटलर्जी था, यानी कॉपर और टीन को मिक्स करके जो ब्रॉन्ज बनाया जाता है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि और कैसे उसे ट्रेड इन्हेंस हुआ, अर्ली सिविलाइजेशन और टाउन्स पे क्या असर पड़ा इसका वो बताते हैं। मीसोलिथिक, यूज़ ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स, ट्रांजिशनल फेज बिटवीन हंटिंग गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर। यानी ये वो टाइम है जब माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज़ होता था, टाइनी स्टोन टूल्स का, और ये ट्रांजिशनल फेज है जब लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे और उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। यानी ये बीच का फेज है पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक का। चाल्कोलिथिक, कॉपर एंड स्टोन एज, यूज़ ऑफ कॉपर अलॉन्ग विथ स्टोन टूल्स। यानी इसमें कॉपर का यूज़ होता था स्टोन टूल्स के साथ। अर्ली मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन एंड शेपिंग ऑफ मेटल ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स। यानी ये अर्ली मेटलर्जी में माना जाता है, इसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उसको शेप करके ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता था।
Iron Age, widespread use of iron metallurgy, smelting and working iron, stronger tools and weapons, more advanced societies. यानी जब ये बहुत ज़्यादा आयरन यूज़ होने लगा तब लोगों ने देखा कि इसका जो टूल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर्स होता है, वेपन्स बनते हैं और बहुत ही एडवांस होता है ये. थिंक अबाउट इट. व्हाट डू यू थिंक द shift to farming during the Neolithic period is called a revolution rather than a simple change. Discuss with your classmates. आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हंटिंग गैदरिंग से जो शिफ्ट हुआ फार्मिंग की तरफ न्यूलिथिक पीरियड में, यानी पहले हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फिर एक फेज़ आया बीच में और उसके बाद वो फार्मिंग करने लगे, ये रेवोल्यूशन क्यों है? सिंपल चेंज इसको क्यों नहीं कहा जा सकता? ये अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है. ये एक मैप है पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स का. इस मैप पे बताया गया पैलियोलिथिक साइट्स, लोअर, मिडल, अपर प्लस माइक्रोलिथिक साइट्स, मीसोलिथिक साइट और नियोलिथिक साइट्स. Major early human sites in the Indian subcontinent. The Stone Age is broadly divided into 3 stages. यानी जो Stone Age है 3 stages पे डिवाइड किया गया है, Paleolithic, Mesolithic और Neolithic. The word Paleoi means old and Lithic means stone. यानी Paleoi का मतलब old होता है और Lithic यानी stone होता है, यानी old Stone Age कहा जा सकता है. So the Paleolithic period is also known as the old Stone Age. In the Indian subcontinent, the oldest human settlement dates back to about 2 million years ago. इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट है वो 2 मिलियन ईयर्स एगो पाया गया है, यानी ये 2 मिलियन ईयर्स एगो पुराना है. अतिरामपक्कम इन तमिलनाडु इज डेटेड टू अबाउट 1.5 to 1.7 मिलियन ईयर्स एगो. यानी ये जो तमिलनाडु का साइट है वो 1.5 से 1.7 मिलियन ईयर्स अगो तक है, और जो इसामपुर है कर्नाटका में वो 1.2 मिलियन ईयर्स अगो का है. At these sites, animal fossils and large cutting tools including hand axes and cleavers and other tools such as stone scrapers and choppers made of cauterized and limestone. यानी यहाँ पे काफ़ी सारे जो फॉसिल्स हैं एनिमल्स के, कटिंग टूल्स है, स्क्रैपर्स, चॉपर्स यानी वो काटने वाला, और स्क्रैपर जो होता है जिससे कुरीदते हैं वो लाइमस्टोन से और क्वार्टराइज से बना हुआ मिला है. These tools were used to chop animal meat, dig out tubers, scrape animal skin and cleave animal bones. यानी इन अलग अलग टूल्स का अलग अलग काम है और इससे हमें प्रोटीन रिच मैरो मिलता है. क्लीवर्स एंड हैंड एक्स डेटिंग टू अबाउट 1 to 5 मिलियन ईयर्स अगो इन इंडिया. तो ये दिखाया गया है टूल्स को. फर्दर प्रोसेस इन हंटिंग एंड गैदरिंग वाज रिफ्लेक्टेड इन द मेकिंग ऑफ स्मॉलर स्टोन टूल्स. जब हंटिंग और गैदरिंग में जो प्रोग्रेस हुआ उसके बाद ही जो स्मॉल स्टोन टूल्स है वो बनना स्टार्ट हुए. द मेन टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स इंक्लूडेड स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड पॉइंट्स. जो मेन स्टोन टूल्स है टाइप्स वो स्क्रैपर्स है, बोरर्स है, पॉइंट्स हैं. दिस इंडिकेट इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन हंटिंग बाय डेवलपिंग प्रोजेक्टाइल्स विच वर टिप्ड विथ शार्प पॉइंट. ये इंडिकेट करता है कि हंटिंग में इफ़िशियंसी जो होता है वो इम्प्रूव हो गया था और जो प्रोजेक्टाइल्स थे, जो टूल्स थे वो धीरे धीरे और एडवांस हो रहे थे. यहाँ पे 4.10 फिगर में मिडल पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में दिखाया गया है. लेटर ह्यूमंस इन्वेंटेड द बो एंड एरो. यानी बाद में जो ह्यूमंस जो थे उन्होंने तीर का निर्माण किया, धनुष का, as well as parallel sided blade and micro blade tools made from rocks with glassy texture, very sharp when freshly made. और ब्लेड्स का, माइक्रो ब्लेड टूल्स का रॉक्स की मदद से फॉर्मेशन किया, बनाया, उसको क्रिएट किया. दे आल्सो हंटेड स्मॉल गेम एनिमल्स. उन्होंने छोटे गेम एनिमल्स को भी हंट किया. मोर ओवर दे डेवलप्ड सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन
decorated the walls of caves and rock shelters with paintings. धीरे धीरे उन्होंने सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, इशारों से बातचीत करना डेवलप किया। उन्होंने जो केव्स की गुफाओं के जो वॉल्स होते हैं उसको डेकोरेट किया। रॉक जो शेल्टर्स होते हैं उसमें पेंटिंग्स बनाए। यूज पिगमेंट्स टू डेकोरेट देयर बॉडीज, पिगमेंट्स का यूज़ किया अपने बॉडी को डेकोरेट करने के लिए। इन एडिशन दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस पीट्स ऑफ स्टोन, बोन्स एंड सेल्स। वो ऐसे पहले थे जो जिन्होंने पीट्स बनाए थे स्टोन्स, बोन्स और सेल्स के। अब फिर से 4.11 का फिगर है 11A 11B का। इसमें माइक्रोलिथिक टूल्स और बोन पॉइंट्स के बारे में दिखाया गया। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ स्टोन टूल नोन एज ब्यूरिन और इनक्रेवर was also used to engrave symbolic features on bones and cells such as ostrich eggs। यानी ये जो स्टोन टूल्स है ब्यूरिंग और इनक्रेवर, स्टोन टूल्स का नाम है, एक टाइप है स्टोन टूल्स के, जिससे अलग अलग सिंबॉलिक फीचर्स को बोन्स और सेल्स पे इनक्रेव किया जाता था, जिसका एग्जांपल है ऑस्ट्रिच एग्स। द माइक्रो ब्लेड्स वर फिक्स्ड इन अ हैंडल फॉर इज ऑफ यूज। जो माइक्रो ब्लेड्स जो होते थे वो हैंडल्स में फिक्स किए जाते थे जिससे उनका यूज़ ईजी हो जाए। These developments are associated with our immediate ancestors, Homo sapiens, who gradually spread all over the world, including Australia and the Americas, between 50,000 to 12,000 years ago। ये सारे डेवलपमेंट्स क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो इमीडिएट एंसेस्टर्स जो थे, यानी जो हाल ही के जो एंसेस्टर्स जो थे होमो सेपियंस, वो धीरे धीरे सारे वर्ल्ड में फैल गए 50,000 से 12,000 ईयर्स अगो के बीच में। सारे वर्ल्ड में फैल गए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह, जिससे कि पॉपुलेशन भी बढ़ा और आज तक वो कंटिन्यू हुए जा रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को खूब सारा प्यार दें। इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी जल्दी आएंगे तो सब्सक्राइब।